Good morning, students. Welcome back again in online class. Today we are going to start new lesson that is foreign exchange of macroeconomics. तो बेटा हमें पता है कि करेंसी का मीनिंग क्या होता है. Currency mean notes and coin. Okay, as we know, each nation has own currency. When monetary transactions are conducted within national borders, पेमेंट आर मेड इन डोमेस्टिक करेंसी. जब हम अपने देश के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वो सारी ट्रांजेक्शन हमारे डोमेस्टिक करेंसी में होती हैं. बट व्हेन पेमेंट्स आर मेड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर देन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज इज़ नीडेड. बट बेटा जब हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हमने जब पेमेंट नेशनल लेवल पे करनी होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को करनी होती है, तो हमें करेंसी की ज़रूरत होती है. उस करेंसी को हम डोमेस्टिक करेंसी की फॉर्म में नहीं लेते. दैट इज़ नोन एज ए फॉरेन एक्सचेंज. सो व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज इज़ फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी है. तो फॉरेन एक्सचेंज इज़ फॉरेन करेंसी रेफर टू एनी करेंसी अदर दैन द डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर कोई भी करेंसी जिसका हम यूज़ करते हैं फ़ॉरेन से चीज़ें मंगवाने के लिए, बेचने के लिए, तो उसको हम फॉरेन करेंसी कहते हैं. अब फॉरेन करेंसी कहाँ मिलती है? द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड विद अनदर करेंसी इज़ नोन एज ए एक्सचेंज मार्केट. एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे देशों की नेशनलाइज करेंसी को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन आता है? द मेजर पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, अनदर अथॉरिटीज़, डीलर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज़. तो बहुत सारे लोग जो पैसे के साथ डील करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी को चेंज करवाने वाले ब्रोकर्स जो हैं, वो इसके अंदर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना है. द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री सेज इंडिया. जैसे हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना, तो बेटा ये डिपेंड करता है द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद आरबीआई एट द पॉइंट ऑफ टाइम. एक खास टाइम पीरियड में आरबीआई के पास टोटल कितनी फॉरेन करेंसीज हैं, उसको हम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक कह सकते हैं. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट करेंसी है जो हमें बहुत फेमस है, जिनसे हम खरीदते हैं, जिनके थ्रू हम बिजनेस करते हैं, जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरोस हैं. तो दीज आर फॉरेन करेंसी. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेम टॉपिक, व्हाट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज. तो जो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की टाइप्स क्या होती हैं, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स, इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. ना बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको FOREX एब्रीवेशन से डिनोट किया जाता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज फॉर द अदर. कहते एक ऐसी रेशो जिसमें एक कंट्री अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करती है. इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर. कहते ये एक तरह की कीमत हो सकती है. अपनी डोमेस्टिक करेंसी देकर आप कितनी फॉरेन करेंसी पा सकते हो, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ $1, दिस इज साइन ऑफ डॉलर, इफ़ $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर 50 रुपीज़. मान लो $1 पाने के लिए हम 50 रुपीज़ देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? $1 इज इक्वल टू 1/50 पाउंड, दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/50 या 0.5 इसकी कीमत रहती है. इसका मतलब है अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर उनको 1 रुपये चाहिए तो अपने डॉलर का 1/50 पार्ट देंगे. तो दिस इज़ नोन एज एक्सचेंज रेट. ये एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होती. दिस एक्सचेंज रेट कैन फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डे टू डे. ये जो एक्सचेंज रेट है डे बाय डे या हर साल चेंज होती रहती है, बिकॉज इट इज़ डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी रेशो है जो बताती है कि हम अपनी करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, या हमें कितनी रेशो मिलती है. सिंपली द प्राइस एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर इज नोन एज ए रेट ऑफ एक्सचेंज. तो हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग और इसकी टाइप्स नेक्स्ट पार्ट है. तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक को बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ फिक्स एक्सचेंज रेट, सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड वन इज़ मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम. तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है. फिक्स एक्सचेंज रेट आज से बहुत साल पहले 1920s में 1920 के करीब ये सिस्टम बहुत फेमस था. जैसा कि नेम ही इंडिकेट करा है, फिक्स्ड. फिक्स एक्सचेंज रेट रेफर टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर ए करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. कहते इसका नेम भी इंडिकेट करा है कि वो सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट की 100% इंटरफेरेंस होती है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा. इस केस के अंदर जैसे हमारे पास
रुपीज़ के इक्विवेलेंट सरकार ने जो रेट फिक्स कर दिया, डॉलर कितने का होगा, पाउंड कितने का, रुपीज़ कितने होगी, ये सारे के सारे रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसको फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के बहुत फ़ायदे भी थे, सो देयर आर सम मेरिट्स। नंबर 1, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। कहते हैं फिक्स एक्सचेंज के होने पर देश इकॉनमी के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती थी। दो कंट्रीज़ के ट्रेडिंग पार्टनर अगर आपस में ट्रेड करना चाहते हैं तो उनमें कोई अनसर्टिनिटी का कोई चांस नहीं था। विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज रेट थी ये हमारे फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करती है, बिकॉज रेट इज़ फिक्स। हमें पता है कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ओके, तो फिक्स है, उसके हिसाब से अगर हम अपने पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम डीलिंग करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और बिजनेस में किसी भी तरह का डर नहीं आता कि हमें कोई लॉस होगा या डॉलर का रेट चेंज हो जाएगा तो हमें क्या रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो स्टेबिलिटी इकॉनमी के अंदर पाई जाती है। प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। जब इकॉनमी के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है, इकॉनमी के अंदर सब फिक्स होता है कि हमने $1 इतने रुपए में ख़रीदना है या उसका रेट इतना रहना, तो उस केस के अंदर किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती। तो वहाँ बेटा ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि स्मूथली आप फॉरेन कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर सकती है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड बेटा प्रमोट होता है। फ्यूचर में लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस कंट्री के साथ ट्रेड करें और बड़े आसानी से ये ट्रेड हो जाता है और हमारा फ्यूचर में ट्रेड की रेशो इंक्रीज़ होती है, हमारी प्रोडक्शन ट्रेड की रेशो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ प्रिवेंटिव स्पेकुलेटिव मोटिव एज यू नो, स्पेकुलेटिव मोटिव जैसे सट्टे पे पैसा लगाना या शेयर्स वगैरह खरीदना, या बेटा उस पैसे को जिसमें रिस्क पाया था। तो जब रेट फिक्स्ड है सो इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, तो ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी ही नहीं। तो इसका एक बेनिफिट ये था कि ये स्पेकुलेशन को भी कंट्रोल करती थी। दैन सबसे बड़ा बेनिफिट, जब भी हमारे देश की मैक्रो पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज बनती थी, उस समय ये पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी। फिक्स एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जब भी गवर्नमेंट ने कोई फिजिकल पॉलिसी बनानी, फिजिकल पॉलिसी में बजट के रिगार्डिंग कोई भी काम करना है, तो सरकार को पता है कि रेट ये है, तो उनको कोई प्रॉब्लम रहती है। तो वेन एवर गवर्नमेंट मेक एनी फिजिकल पॉलिसी, फिक्स रेट इज़ वेरी यूजफुल। और उसी तरह से RBI मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करना था, तो वहाँ भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिक्स एक्सचेंज रेट की ये 5 मेरिट्स हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज। Number 2, promote international investment. Number 3, promote international trade. Number 4, prevent speculative motive and coordination of macro policy. ये इसके अंदर हमारे पास आता है ना बच्चे। जब मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगी, इसीलिए हमने जब स्टार्टिंग में लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। 1 इज़ फिक्स, देन फ्लेक्सिबल, देन एंड दैट इज़ मैनेज फ्लोटिंग। तो बेटा फ्लेक्सिबल क्यों आए, क्योंकि फिक्स के अंदर कुछ डीमेरिट्स होंगी। तो डीमेरिट्स क्या हैं? पहली डीमेरिट्स, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मेंटेन द रेट ऑफ एक्सचेंज द डिज़ायर लिमिट ऑफ गवर्नमेंट नीड टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहते हैं इसके अंदर गवर्नमेंट को हर समय कुछ रिजर्व मेंटेन कर रखने पड़ते थे। उसको उतने रिजर्व कंट्री में यूज़ हो या ना हो, पर कंट्री की कुछ पैसा वो रिजर्व की फॉर्म में या फॉरेन करेंसी के रूप में कन्वर्ट होकर हमेशा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तो भी फिक्स एक्सचेंज मूव कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स। देन बेटा इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इट इज सेकंड पॉइंट, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हमारे पास वैसे ही पैसा नॉर्मली इतना नहीं है, अगर हम पैसा सारा का सारा कन्वर्ट कर देंगे, मैक्सिमम पैसा कन्वर्ट कर देंगे फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में, टू कीप रिकॉर्ड या टू कीप मेंटेन सम स्टॉक, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे रिसोर्सेज को सही तरह से हम एलोकेट नहीं कर पाते। और दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम है, फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफन डिविएट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सो देयर इज़ नो चांस ऑफ इक्विलिब्रियम बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, तो टू दैट एक्सटेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मे नॉट बी एफिशिएंट। अगर जो चीज़ सरकार ने फिक्स कर दी है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी पाए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मेरा थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इट डज नॉट एमर्ज इन द ट्रेडिंग कमोडिटी। कहते हैं अब रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड है, गवर्नमेंट ने सब कुछ डिसाइड किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेशियो, क्या भेजना क्या मंगवाना, एवरीथिंग। सो साइज ऑफ मार्केट बिकम स्मॉल। ये एक तरह की हंडल थी, एक तरह की रुकावट थी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर हम किस तरह से अपने जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्हांस कर सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मार्केट का साइज़ फिक्स एक्सचेंज के कारण छोटा रहता, स्मॉल रहता था, तो जिसके कारण हम ग्लोबल मार्केट के साथ टाइप नहीं कर पाते थे। देन बेटा स्पेकुलेटिव अटैक ऑन करेंसी। इन्हें एक एग्जांपल है, इफ़ रुपीज़ एक्सपेक्टेड टू डिवैल्यूएट इन रिलेशन टू US डॉलर द इन्वेस्टर वुड स्टार्ट बाइंग द डॉलर। कहते हैं अब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया,
ओके, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है, गवर्नमेंट किसी करेंसी की वैल्यू को फॉल कर देती है बाय ऑफिशियल अथॉरिटी। अगर मान लो सरकार डॉलर का रेट डिवैल्यूएट कर देती है तो जो इन्वेस्टर है वो डॉलर को खरीदना शुरू कर देंगे। सच ए स्पेकुलेटिव अटैक ऑफन फोर्स द गवर्नमेंट टू रीसेट द इक्विलिब्रियम। और जब ऐसी पोजीशन आती थी कि जो खरीदने इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर को खरीदना बाय करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को फिर लगता था इकॉनमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ गया, इकॉनमी के अंदर बैलेंस नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को एक बार फिर से ये सिस्टम सेट करना पड़ता है। तो दीज आर सम डीमेरिट्स जिसके कारण ये सिस्टम इतना साउंड नहीं चला। ये सिस्टम 1920s में काफ़ी फेमस था, इसको यूज़ किया गया। तो हमारे पास 4 डीमेरिट्स हैं जो बताती हैं कि इसकी कुछ कमियाँ थी। ओके ना, फर्दर क्लैरिटी के लिए हम इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट, अनदर इज़ बटन वुड सिस्टम। ना फर्स्ट पॉइंट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम 1920s में फेमस था। ये सबसे पुराना, सबसे ओल्ड सिस्टम था फॉरेन एक्सचेंज का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ डिफरेंट करेंसी। इसमें क्या होता था, हर देश की करेंसी के सामने बिल्कुल इक्वल रेट में ₹1 इज इक्वल टू दिस मच गोल्ड, $US इज इक्वल टू दिस मच गोल्ड, उसके सामने गोल्ड का रेट फिक्स कर दिया था। तो कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी, पैरिटी मीन इक्वलिटी, 2 करेंसी के सामने गोल्ड का रेट फिक्स कर दिया था। ईच कंट्री वॉज डिफाइन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन वॉज फिक्स कंसिडरिंग द गोल्ड वैल्यू। हर देश की जो करेंसी की वैल्यू है वो गोल्ड के रूप में डिटर्मिनेट होती थी कि जैसे 1 UK पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम गोल्ड, 1 USA डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड, ₹1 इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। तो इस तरह से हर करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के रूप में फिक्स कर दिया था बिकॉज इट इज़ अ फिक्स एक्सचेंज रेट। तो उसका पहला पार्ट गोल्ड स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर बेटा वो हर करेंसी, जितनी नेशनलाइज करेंसी थी, नेशनल जो ट्रेडिंग कंट्री थी, उनकी करेंसी को गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी गोल्ड के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल दिया, इफ़ UK 1 पाउंड इज इक्वल टू, UK का 1 पाउंड 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है और USA का $1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो अगर आपके पास UK का 1 पाउंड 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है और USA का $1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो अगर आपको UK का 1 पाउंड चाहिए तो डेफिनेटली है या तो आपको 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा या बेटा आप अपनी करेंसी US करेंसी की फॉर्म में $2 पे करोगे। तो यहाँ पर द एक्सचेंज रेट बिटवीन UK एंड USA इज़ 1:2। $2 वुड एक्सचेंज फॉर 1 UK पाउंड। सिंपली अगर आपको 1 पाउंड चाहिए तो आपको $2 देने पड़ेंगे क्योंकि पाउंड की कीमत 4 ग्राम गोल्ड है और डॉलर की कीमत 2 ग्राम गोल्ड है। इस सिस्टम को हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड सिस्टम को मिंट पार थ्योरी या मिंट पैरिटी थ्योरी भी कहा जाता था। व्हाट इज़ अ मिंट? मिंट इज़ ए मिंट वैल्यू ऑफ ए करेंसी इम्प्लाइड द गोल्ड वैल्यू ऑफ करेंसी। मिंट का मतलब होता है किसी करेंसी की गोल्ड वैल्यू को हम मिंट वैल्यू कहते हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी फेमस रहा जब तक गोल्ड रहा, गोल्ड अवेलेबल रहा, जब तक वेरिएशंस नज़र नहीं आई तो ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन उसके कुछ समय के बाद गोल्ड को लेकर काफ़ी वेरिएशंस आने शुरू होगी, गोल्ड की क्वालिटी में चेंज आ गया, गोल्ड की स्कार्सिटी आ गई, तो ट्रेडिंग पार्टनर आपस में सेटिस्फाई नहीं होते थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से या बड़े अच्छे कंट्री से कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाला जाए। तो बेटा यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया जिसको बटन वुड सिस्टम कहा जाता है। बटन वुड सिस्टम क्या? बटन वुड सिस्टम अलाउ सम एडजस्टमेंट सो दैट इट इज़ नोन एज ए एडजस्टेबल पैक सिस्टम। ये सिस्टम बनाया गया जिसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी। 1 करेंसी इज इक्वल टू गोल्ड, इट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन 1 करेंसी इज इक्वल टू गोल्ड एज वेल एज सम अनदर करेंसी, दिस इज नोन एज ए बटन वुड सिस्टम। Bretton Woods system named after the United National Monetary Fund conference held in United States at New Hampshire इन बटन वुड प्लेस। कहते हैं ये जो बटन वुड जो वर्ड है तब फेमस हुआ या ये सिस्टम हमें तब समझ आया जब 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक 21 डेज़ की एक कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, जिसके अंदर 730 डेलीगेट्स बैठे 44 कंट्रीज़ के, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की एक प्लेस के अंदर दैट इज़ अ बटन वुड, वहाँ पर एक मीटिंग के दौरान फाइनली कुछ मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन किया और मॉनेटरी कंट्रोल किया। और वहाँ बेटा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक न्यू एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था। नॉट ओनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहीं पर एक नया इंस्टीट्यूट भी बना था दैट इज इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। एक ही टाइम के ऊपर 2 इंस्टीट्यूट बने थे, लेकिन हमने यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को डिस्कस करना, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली मॉनेटरी फंड। ओके, इस सिस्टम के दौरान बटन वर्ड में कुछ बातों को
लिया गया जिसको हम फॉलो कर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफरेंट करेंसीज आर पैक्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज नोन एज यूएस डॉलर। उस समय डॉलर की जो वैल्यू थी या बहुत स्टैंडर्डाइज करेंसी मानी जाती थी। वहाँ पर जो 730 डेलीगेट्स बैठे थे 44 नेशन के, तो वहाँ पर पूछा गया कि कौन सी करेंसी है जो गोल्ड के इक्विवेलेंट या स्टैंडर्डाइज हम रख सकते हैं। तो वहाँ पर मेजॉरिटी पीपल ने डॉलर को हाँ की थी। तो वहाँ पर एक सिस्टम बन गया, किसी करेंसी को पहले तो आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, गोल्ड में नहीं तो या फिर आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। डॉलर को उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, एक रिलेटेड सिस्टम बना दिया। यूएस डॉलर असाइन द गोल्ड वैल्यू इन फिक्स, कहते हैं डॉलर की वैल्यू ने फिक्स कर दी। फॉर एग्जांपल वन डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड, गोल्ड का रेट फिक्स कर दिया, गोल्ड और डॉलर का रेट फिक्स कर दिया। अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हो तो आप उनको गोल्ड पे कर रहे हो और वहाँ पर गोल्ड को लेकर कुछ वेरिएशंस हैं या ट्रेडिंग पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ बेटा उस गोल्ड की बजाय वो ट्रेडिंग पार्टनर कह सकता है काइंडली चेंज इनटू डॉलर्स। तो वहाँ पर ये डॉलर में चेंज हो सकती है क्योंकि डॉलर और गोल्ड का रेट फिक्स किया गया था। उन्होंने लिखा वन करेंसी इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली वैल्यू गोल्ड। अगर हम कहें कि वन करेंसी इज इक्वल टू गोल्ड इज इक्वल टू डॉलर, या इसमें से हम सोचते हैं कि डॉलर गोल्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वो है गोल्ड ही है, सिर्फ कुछ वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें एक सब्स्टिट्यूट दे दिया, आइदर गोल्ड और डॉलर हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वैल्यू गोल्ड की रहेगी। गोल्ड इज कंटिन्यूड यूज एज ए यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन टू करेंसीज। एडजस्टमेंट पैरिटी इन करेंसी इज़ पॉसिबल। अगर आपको गोल्ड में करेंसी चेंज नहीं करवानी, आपको चेंज करना चाहते हो, चेंज इज़ पॉसिबल, बट यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दौरान ही होंगे, उनके डिस्कशन के बाद ही होंगे। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा रहा। 1977 तक ये सिस्टम चलता रहा। शुरू में गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद बर्टन वुड आया, काफ़ी सिस्टम अच्छा रहा, फिक्स एक्सचेंज रेट था। लेकिन कुछ देर के बाद इसमें चेंजेस आने शुरू हो गए, तो वहाँ पर हमारे पास 1977 के बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिप्लेस होकर आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो टुडे वी हैव डन वी जस्ट स्टार्टेड द फॉरेन एक्सचेंज रेट, then its type. First type we completed, one is fixed exchange rate, it's the 5 merits 4 demerits, then beta fixed exchange rate में gold standard and button wood system। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करेंगे। दिस इज़ फॉर टुडे।